हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रेसिस। वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन का सेट देखेंगे, जो कि होगा मेरा एडिटोरियल बुक से होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर ले तो हम तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 50 नंबर क्वेश्चन जो होता है आपका 50 में भी आपका 40 जो होता है जनरल साइंस से होता है और 10 जो होता है क्वेश्चन आपका जनरल स्टडी से क्वेश्चन होता है। बाकी रेस्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका मैथ हो जाएगा और रीजनिंग से हो जाएगा। तो हम इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ देखने वाले हैं तो 40 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो कि आपको जनरल साइंस और जीके और जीए से होगा, वही क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, देश की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाई गई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाई गई है, तो कान्हा में नहीं बनाया गया है। कान्हा, पेंच, बंधवगढ़, कान्हा, पेंच, फोसिल्स। देखिए, मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क के बारे में आपको बता देते। देखिए, बंधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसिहल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो, ये सब जो है मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। अब इसी तरह से देखेंगे, इसमें जितना ऑप्शन में दिया हुआ है सब मध्य प्रदेश का ही नेशनल पार्क है। तो देखिए, कान्हा में नहीं है, पेंच में भी नहीं है, बंधवगढ़ में नहीं है, तो किस में है, तो कूनो नेशनल पार्क में है। किस में है, तो कूनो नेशनल पार्क में जो है चीता सफारी के लिए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाई गई है, तो कूनो नेशनल पार्क में बनाई गई है। अब कूनो नेशनल पार्क का जो है स्थापना कब किया गया था, तो 1900। कूनो नेशनल पार्क की स्थापना 1981 में किया गया था। 2018 में इसे नेशनल पार्क की दर्जा दिया गया है। और 2009 की बात करते हैं तो ये चीता के पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने चीता के पुनर्विवास के लिए अपना प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। तो देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है NAM का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया जाएगा। कंपाला, काहिरा, जकार्ता, बेलग्रेड तक कहाँ में किया जाएगा। आपको बता दें कि कंपाला में किया जाएगा। युगांडा की राजधानी जो है कंपाला है, वहीं में नाम का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इंडिया मैटर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, व्हाई इंडिया मैटर्स पुस्तक के लेखक के बारे में बात कर ले हम, तो देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, शिवराज वी पाटिल, एस जयशंकर, चेतन भगत, मार्गरेट एटवुड। तो अगर बात कर ले हम तो किसने किया है, तो एस जयशंकर ने किया है। कौन सा, तो व्हाई इंडिया मैटर पुस्तक के लेखक जो है एस जयशंकर साहब हैं। नेक्स्ट देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है। तो देखिए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए, वाराणसी में नहीं है, तो महर्षि वाल्मीकि अगर बात किया जाए तो हवाई अड्डा की बात किया जाए तो कहाँ में, अयोध्या में बनाया गया है। जहाँ श्री राम जी का निवास है वहीं पे बनाया गया है। जहाँ राम टेम्पल है वहीं पे अयोध्या में जो राम टेम्पल है उसका उस पे एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 नया नाम GSAT-N का प्रक्षेपण इस वर्ष स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट के जरिए विदेशी धरती से किया जाएगा। स्पेस एक्स किस देश की कंपनी है। तो देखिए, स्पेस एक्स जो है, अगर आप बात कर सकते हैं, अगर आप लोग ट्विटर चलाते होंगे तो ट्विटर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, ट्विटर का नाम चेंज करके देखिए इस तरह से कर दिया गया है। ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया है। तो ट्विटर का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, तो एक्स कर दिया गया है। तो देखिए, स्पेस एक्स किस देश का कंपनी है, तो आप बता सकते हैं ट्विटर किस देश का था, तो अमेरिका का था। तो ये भी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। देखिए, तो हीनयान और महायान जो होता है बौद्ध धर्म को 2 भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था हीनयान और महायान। तो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। तो देखिए, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो डब्लू मध्य है, जलडमरू मध्य, उसमें देखिए बेरिंग जलडमरू मध्य जो है रूस और अमेरिका के बीच स्थित है। रूस में देखिए, रूस जो हो जाएगा, और अलास्का जो हो जाएगा, अलास्का जो हो जाएगा USA का पार्ट हो जाएगा। रूस जो हो जाएगा देखिए रसिया का पार्ट है। तो देखिए यही रूस हो जाएगा और अलास्का हो जाएगा। अलास्का किसका पार्ट है, तो USA का पार्ट है। तो यहीं से बेरिंग जलडमरू मध्य
यूएसए और रसिया को अलग करती है। और मैगेलन जल डमरू मध्य जो है, मैगेलन जल डमरू मध्य आपको बता दें तो प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को अलग करती है। कौन? मैगेलन जल डमरू मध्य। और पाक जल डमरू मध्य की बात कर ले हम तो भारत और श्रीलंका हो जाएगा ये पाक जल डमरू मध्य। और बेरिंग जल डमरू मध्य जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मुसम्मल बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो देखिए मुसल्लम बुर्ज की बात किया जाता है भारत के किस किले में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी का किला को क्या बोला जाता है? शाहे बुर्ज, इसको बोला जाता है शाहे बुर्ज बोला जाता है। गोलकुंडा हटा दीजिए। आगरा के किला, तो ये कहाँ में? मुसम्मल बुर्ज कहाँ में है? तो आगरा के किला में। आगरा के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के अगर किला की बात करें, आगरा का लाल किला की बात करें तो अकबर करवाया था। और देखते हैं दिल्ली के लाल किला की बात करें तो शाहजहाँ। दिल्ली के लाल किला कौन हो जाएगा? तो शाहजहाँ। और आगरा के लाल किला की बात करें तो अकबर हो जाएगा। और आगरा के लाल किला में ही मुसम्मल बुर्ज है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, आगरा का लाल किला। और आपको बता दें मोती मस्जिद एक होता है क्या? मोती मस्जिद का निर्माण जो है आगरा में किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में शाहजहाँ ने करवाया था। और नेक्स्ट आपको बता दें कि वही मोती मस्जिद का निर्माण जो है दिल्ली में किसने करवाया था? तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने दिल्ली में करवाया था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? तो देखिए 1905 में अगर बात किया जाए बंगाल विभाजन का आदेश किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो इसका हो जाएगा आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो 1905 हुआ था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं कि देखिए कब पारित किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के लिए पारित किया गया था कि बंगाल विभाजन होगा, वो पूर्वी बंगाल हो जाएगा और एक हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल हो जाएगा जो इंडिया का भी हिस्सा है। वेस्ट बंगाल आप लोग बोलते हैं, पश्चिम बंगाल तो अभी इंडिया का हिस्सा है। पश्चिमी बंगाल जो हो जाएगा अपना बंगाल हो जाएगा। और वही बांग्लादेश की बात करें तो पूर्वी बंगाल जो है अभी बांग्लादेश से जहाँ पे अभी हिंसा चल रहा है ये हो जाएगा पूर्वी बंगाल। तो देखिए 19 जुलाई 1905 को पारित किया गया था कि बंगाल विभाजन होगा। और उसके बाद आपको बता दें कि 7 अगस्त 1905 को इसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन रखा गया था। बंग भंग आंदोलन 1900 यही हो गया बंग भंग आंदोलन। उसके बाद आपको बता दें कि 19 अक्टूबर कितना है तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो हुआ था अस्तित्व में अपना आ गया था। तो देखिए इसे 3 डेट आपको याद करने को मिलेगा। 19 जुलाई 1905 जो बंगाल विभाजन को पारित किया गया था। 7 अगस्त 1905 वहाँ से बंग भंग आंदोलन चालू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भी आप बोल सकते हैं, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद हम देखते हैं 16 अक्टूबर 1905 देखते हैं तो यहाँ से बंगाल विभाजन जो हुआ था अस्तित्व में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की सबसे लंबी भूतट रेखा इनमें से किस राज्य में है? तो देखिए सबसे लंबी भूतट रेखा के बारे में बात करते हैं हम तो गुजरात जो हो जाएगा सबसे बड़ी भूतटीय रेखा हो जाएगा। कितना लगता है तो 1214 किलोमीटर लगता है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती? तो देखिए म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगा? म्यांमार की राजधानी हो जाएगा नैपीदो हो जाएगा म्यांमार की राजधानी। और देखिए म्यांमार जो है इसका पुराना नाम क्या था तो बर्मा था। म्यांमार का ही पुराना नाम क्या था? बर्मा था। और देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा राज्य जो है म्यांमार से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो देखिए कौन नहीं करती हो तो त्रिपुरा जो है अपनी सीमा साझा म्यांमार के साथ नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखिए सीमा संगठन जो है देखिए मान लेते हैं कि एक इंडिया का ये मैप है।
इंडिया का इस तरह का मैप है, एक मैप है इंडिया का। तो देखिए जो जो मान लेते हैं जोग्राफिकल बाउंड्री के अगर किनारे किनारे जितने मैप जितने अगर मान लिए जाते ये जोग्राफिकल बाउंड्री के किनारे किनारे अगर हमें सड़क बनाना है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, तो BRO जिसका गठन किया गया था 1960 में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था 1960 में। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, जो कि अभी रक्षा मंत्रालय कौन है, राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो देखिए संयुक्त लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान कब होता है, जब धन विधेयक में आता है। तो 108 जो हो जाएगा आपका आर्टिकल 108 जो हो जाएगा धन विधेयक में हो जाएगा। इसकी जो है लोकसभा स्पीकर जो है लोकसभा स्पीकर जो है धन विधेयक के जो आता है संयुक्त अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। और आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 118 के अंतर्गत आता है। आपको 75 बता दे, आर्टिकल 75 बता दे जो कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति के बारे में बात करती है। और आर्टिकल 100 की बात करें तो गणपूर्ति मतलब कि 1/10 जो है मेंबर उपस्थिति होना चाहिए, ये बताता है आर्टिकल 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, देखिए तो भारत की संसद में अगर फर्स्ट लोकपाल विधेयक की बात की जाए कब पेश किया गया था, तो 1968 में पहली लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए OECD का मुख्यालय आप कहाँ बना सकते हैं, वाशिंगटन DC, टोक्यो वाशिंगटन DC नहीं हो जाएगा, टोक्यो नहीं हो जाएगा, पेरिस और जिनेवा, तो जिनेवा नहीं है, इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, तो पेरिस हो जाएगा। तो OECD की हेडक्वार्टर कहाँ में है, तो पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उष्मीय ऊर्जा होता है, उष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है, देखिए किस प्रक्रिया द्वारा उष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है, उत्सर्जन के द्वारा नहीं बता सकते हैं, पाचन के द्वारा नहीं बता सकते, परिसंचरण के द्वारा, खून का अगर मान लिया जाए खून का परिसंचरण होता है तो इसमें उष्मीय ऊर्जा नहीं हो जाएगा। तो देखिए श्वसन के टाइम जो होता है आपका उष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है, निकलता है, यही आपका बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा विखंडन प्रदर्शित करता है, तो देखिए विखंडन कौन सा प्रदर्शित करता है, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम ईस्ट, तो देखिए इसमें 17 के सी हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो है विखंडन प्रदर्शित करता है, ये अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी पौधा नहीं है, तो देखिए इसमें मांसाहारी पौधा के बारे में बात किया गया है। तो सैंडियूस मांसाहारी पौधा है, वॉकटूफ ये भी मांसाहारी पौधा है, मंकी कप जो है ये भी मांसाहारी पौधा है, टाइगर लिली जो है मांसाहारी पौधा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग जो है पित्त रस का स्राव करता है, देखिए पित्त रस का स्राव किसके द्वारा होता है, तो यकृत लीवर के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले देखते हैं। निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनपायी है, तो देखिए बत्तख जो है अंडा देने वाला स्तनपायी है, कंगारू अंडा नहीं देता है, खरगोश जो है स्तनपायी है लेकिन अंडा नहीं देता है, कंगारू जो है स्तनपायी है लेकिन अंडा नहीं देता है, बत्तख तो अंडा देता है लेकिन स्तनपायी नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लेटिपस जो होता है अंडा देता है लेकिन स्तनपायी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, देखिए पादप की जो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए पेशी ऊतक जो होते हैं 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। देखिए एक हृदय पेशी ऊतक होता है, एक होता है अरेखित पेशी ऊतक हो जाएगा आपका, एगो हो जाएगा रेखित पेशी ऊतक हो जाएगा। तो 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं, एक हृदय पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और रेखित पेशी ऊतक, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रॉन का संबंध किससे है, तो नेफ्रॉन का देखिए नेफ्रॉन क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन जो होगा किडनी में यूज किया जाता है, किडनी के अध्ययन को भी हम नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए नेफ्रॉन हो जाएगा, तो किडनी कौन सा काम करता
करता है, तो किडनी जो है उत्सर्जन का काम करता है। तो यही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, श्वसन, नेफ्रॉन नहीं हो जाएगा, स्नायु नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसको काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि नेफ्रॉन का संबंध किससे है, उत्सर्जन तंत्र से है। और किडनी का अध्ययन ही हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं, तो उसी के अनुसार हम इसको देख सकते हैं कि नेफ्रॉन किसके लिए है, तो उत्सर्जन तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा श्वसन वर्णक है। तो देखिए श्वसन वर्णक की बात बोला जा रहा है, तो देखिए श्वसन वर्णक क्या कौन सा है, तो ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। आपको बात बता दें, अगर ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है, तो रक्त करता है। रक्त जो है ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, रक्त जो है ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। तो यही आपको बता दें, रक्त में क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो देखिए एनिलिडा वर्ग से कौन सा संबंधित नहीं है, तो आपको बता दें कि एनिलिडा वर्ग से कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये जो हो जाएगा एस्केरिस, नेरिस, केचुआ, जोंक। तो कौन सा हो जाएगा, एनिलिडा वर्ग से संबंधित कौन है, एस्केपेरिस नहीं है। एनिलिडा वर्ग से संबंधित वही हो सकता है जो परजीवी होता है। एनिलिडा वर्ग वाला क्या होता है, तो परजीवी होता है जो कि दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होता है। तो देखिए मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सा अम्ल होता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है की उपस्थिति के लिए आवश्यक होता है। तो किसके पाचन के लिए आवश्यक होता है, तो पेप्सिन के पाचन के लिए आवश्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए उसके विलोम को रोकने के लिए कौन सी क्रिया अपनाया जाना चाहिए। तो देखिए प्रजातियों की अगर व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए आप विलोम को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। तो देखिए प्रजातियों को अगर रोकना है हमें, तो प्रजनन की आवश्यकता पड़ेगी। जब प्रजनन होगा तो अपने जो होगा जीन को बनाए रखेगा, अपने जो है वंश को बचाए रखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, प्रजनन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। तो देखिए प्रति ग्राम अगर अधिकतम ऊर्जा संग्रहित की बात करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन कौन सा दिया है, वसा, प्रोटीन, विटामिन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वसा जो होता है हमारे एडिपोज उत्तक के पास में जो है वसा होता है, और वो जो होता है प्रति ग्राम अगर ऊर्जा संग्रहित करने में अगर बात किया जाए तो वसा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोटा वायरस टीका का प्रयोग किस रोग से बचाने के लिए किया जाता है। देखिए रोटा वायरस का टीका जो होता है हमें बचाने के लिए, देखिए इसमें एड्स काट दीजिए, हेपेटाइटिस काट दीजिए, पोलियो काट दीजिए, क्योंकि ये देखिए ये तीनों जो है वायरस अफेक्टेड बीमारी है। और नाम क्या रखा गया है इसका, रोटा वायरस टीका। तो रोटा वायरस टीका है, वायरस से नहीं। अगर इसका बात किया जाए तो डायरिया से संबंधित हो जाएगा कि रोटा वायरस का टीका का प्रयोग कब किया जाता है, डायरिया से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन, आँख के पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए आँख के पुतली का जो आकार जो होता है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो रेटिना के द्वारा नहीं, कॉर्निया के द्वारा भी नहीं, अंध बिंदु भी नहीं होगा इसका आंसर। तो आइरिस के द्वारा जो है आँख के पुतली का आकार जो है नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। तो देखिए अगर बात किया जाती है ऑक्सीजन की ले जाने की क्षमता को कम करने की बात किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO जो होता है, गाड़ी के जो होता है, गाड़ी चलता है तो देखिए गाड़ी के धुआं से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है तो वो जो होता है ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को बहुत ही कम कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा भी बहुत कम कर देता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रतिरोध को जब प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आप एक ओम्स लॉ का फार्मूला जानते होंगे, V बराबर I R एक फार्मूला होता है। तो देखिए V क्या हो जाता है, V हो जाएगा वोल्टेज, I हो जाएगा आपका करंट और R हो जाएगा आपका रजिस्टेंस। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, V बराबर IR की बात करते हैं। इसमें बोला क्या गया है कि अगर आप प्रतिरोध को दुगना कर देते हैं, तो देखिए अगर प्रतिरोध को दुगना कर देते हैं
तो प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए प्रतिरोध को दुगना करने पे ये जो कांस्टेंट हो जाएगा, और जब कांस्टेंट हो जाएगा इसको प्रतिरोध को दुगना करेंगे तो आई करे कि आई क्या हो जाएगा, आई आधा हो जाएगा, तो धारा आधा हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि जो है व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है। तो देखिए किसके लिए, अगर त्रिज्या की बात की जाए तो चाप एवं त्रिज्या की बात किया जाए तो पृष्ठ तनाव तो काट दीजिए, वेग भी काट दीजिए, रैखिक संवेग भी काट दीजिए। तो अगर चाप और त्रिज्या की बात करती है तो क्या हो जाएगा, समतल कोण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युक्ति में कौन सा चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। तो देखिए अगर बात किया जाता है V बराबर IR देख लीजिए, तो चालक को बनाए रखने में कौन सा मदद करेगा। तो अमीटर जो है विद्युत धारा को मापेगा, वोल्ट मीटर जो वोल्ट को मापेगा। तो इनमें से कोई नहीं, इसको काट दीजिए। कौन सा, सेल और बैटरी जो होता है, सेल और बैटरी जो हो जाएगा चालक में विभवांतर को बनाए रखने में बहुत मददगार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल दर्पण को एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत, देखिए किस दर्पण के सामने, तो उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए अगर आप उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा जो होगा वो आभासी हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और इसके बाद करें एक सीधा प्रतिबिंब भी बनता है तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर मतलब कि आपको क्या बोल रहा है, फ्रिज, जो आपके घर में फ्रिज जो होता है आपको केंद्र प्रसारण नहीं हो जाएगा, फैलाव नहीं हो जाएगा, ओस्मोसिस नहीं हो जाएगा। तो देखिए रेफ्रिजरेटर जो होता है वाष्पीकरण के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण पूछ रहा है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें, श्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगे इसको काट दीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जो होता है, श्रव्य तरंगे जो है ये श्रव्य तरंगे जो हो जाएगा आपका सुनने वाले तरंगे, जो ध्वनि को हम ध्वनि को सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं उस तरह से आने वाला है। श्रव्य तरंगे, प्रश्रव्य तरंगे और अपश्रव्य तरंगे वो सब है। श्रव्य तरंगे की बात करने वाले जो ध्वनि के सुन सकते हैं, तो ध्वनि सुनने वाले जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, अनुदैर्ध्य जो हो जाएगा। जब अनुदैर्ध्य जो हो जाएगा तो चुंबकीय तरंग वो नहीं होगा, उसको काट दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बीटा किरणें। तो बीटा किरणें भी नहीं होगा इसके लिए बीटा किरणें भी नहीं होगा, अल्फा किरणें भी नहीं हो जाएगा। तो देखिए एक्स किरणें जो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, उसके बाद आपको बता दें अवरक्त जो होता है ये सभी जो हो जाएगा चुंबकीय तरंगे हो जाएगा। देखिए एक्स किरण हो जाएगा, गामा किरण जो हो जाएगा, अवरक्त तरंगे जो हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। अवरक्त तरंगे की आपको एक उदाहरण बता देते हैं। अवरक्त तरंगे जो आपके टीवी या किसी चीज़ के रिमोट जो होता है, देखिए रिमोट में यहाँ पे रिमोट चापिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा बिलिंग जो होता है लाल टाइप का बल्ब जलता है, लाल टाइप का। तो ये जो होता है अवरक्त तरंगे निकलता है। और देखिए अवरक्त तरंगे है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो देखिए आकाश का नीला रंग जो होता है प्रकाश के विवर्तन नहीं हो जाएगा, प्रकाश के परिकर्णन, प्रकाश के विकर्णन, प्रकाश के उत्सर्जन। तो प्रकाश का नीला रंग जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है प्रकाश का नीला रंग होता है। और तारों का टिमटिमाना, अगर तारे टिमटिमाता है तो किसके द्वारा, तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा जो होता है तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन परिपथ का एक क्रिस्टल घटक है। देखिए क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में कौन परिपथ का एक क्रिस्टलीय घटक है। तो क्रिस्टलीय घटक के बारे में पूछ रहा है। तो धारिता, प्रेरित, प्रतिरोधक, ट्रांजिस्टर। तो देखिए दिए गए विकल्पों में कौन परिपथ का एक क्रियाशील घटक है। तो क्रियाशील घटक की बात करें हम तो ये ट्रांजिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए। NH4Cl हो गया था। जब NH4Cl हो गया तो अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में, तो एक अणु का निर्माण किया, एक अणु का निर्माण कर लिया। अब देखिए इसमें कितने परमाणु होते हैं। तो
देखिए कितने परमाणु होते हैं, एन के लिए 1 हो जाएगा, या हाइड्रोजन के लिए 4 हो जाएगा, क्लोरीन के लिए हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 4 5 1 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन सा धातु नहीं है। तो देखिए कौन सा धातु के नहीं है के बारे में पूछ रहा है, तो गैलियम, पीबी, स्कैंडियम, एससी, ये सभी जो है धातु हो जाएगा। तो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन जो है अर्धचालक है, ये धातु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 14 है, ठीक है, यदि नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो देखिए अमोनिया का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, और जब NH3 अमोनिया का फार्मूला होता है, तो देखिए यदि नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 14 है, तो नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 14 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 है, तो हाइड्रोजन 3 है, तो कितना आ जाएगा 1 × 3। अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 14 3 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता। तो देखिए उप परमाणु कण की बात कर ले, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हो जाएगा उप परमाणु कण, न्यूट्रॉन भी हो जाएगा, और तो जीनोन जो हो जाएगा उप परमाणु कण नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, काट दीजिए, जीनोन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा जीनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु के बीच संबंधित होता है। तो देखिए आबंध जो है हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु के बीच जो होता है, हाइड्रोजन बंधन नहीं हो जाएगा, आयनिक बंधन भी नहीं हो जाएगा, असमय समन्वय सहसंयोजी बंधन आबंध नहीं होगा। तो देखिए सहसंयोजी आबंध हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा। देखिए किस लिए कि आबंध हाइड्रोकार्बन पूछ रहा था, जब आबंध हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होता है। जब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कोई प्रोडक्ट बनता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सहसंयोजी आबंध हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आबंध पूछ रहा है तो सहसंयोजी आबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी लवण का pH मान 0 हो जाता है, देखिए किसी लवण का pH मान 0 हो जाएगा, तो किसका 0 होता है, तो देखिए वाटर का pH मान तो 7 होता है। तो किसी लवण का अगर pH मान 0 हो जाता है, किसी लवण का pH मान 0 हो जाता है, तो वह क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर लवण के pH मान यहाँ जाइए, ये जाइए 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 7 6 इस तरह से चलते जाएगा, ये जो होगा 8 चलते जाएगा। तो 7 वाला जो होता है न्यूट्रल होता है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14। तो देखिए क्या बोल रहा है आपको कि अगर मान लिया जाए कि 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा तो इसमें बेस है ही नहीं, तो कमज़ोर बेस हो जाएगा, तो वीक बेस हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूलैंड के अष्टक नियम में किन 2 तत्वों के गुण जो होते हैं समान पाए गए थे। तो देखिए किन 2 तत्वों के, लिथियम और सोडियम के गुण जो होगा समान पाया गया था। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या बोलता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या बोलता है कि नियम के अनुसार हर 8वें तत्व का गुणधर्म जो होता है पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होता है। तो देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या बोलता है, हर 8वें तत्व का गुणधर्म जो होता है पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होता है, यही बोलता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो कहाँ से कहाँ तक था, तो फर्स्ट था लिथियम से लेकर के सोडियम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, विरंजक कार्य में क्लोरीन के विकल्प के रूप में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है। तो विरंजक कार्य में अगर क्लोरीन के विकल्प के रूप में, तो क्लोरीन के जगह किसको उपयोग किया जाएगा, तो एथेनॉल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें किसका प्रयोग किया जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा ऑन द ऑप्शन ऑफ क्लोरीन के जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपमार्जक चूर्ण में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है। तो देखिए अपमार्जक चूर्ण की बात किया जाता है, अपमार्जक मतलब कि डिटर्जेंट पाउडर वगैरह, उसमें चूर्ण में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है। तो देखिए HCl मौजूद नहीं होगा, CaCO3 तो ये भी नहीं मौजूद होगा, तो NaCO3 जो होता है अपमार्जक में मुख्य रूप से रसायन जो होता है मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अगर बात किया जाता है तो किसको बोला जाता है? तो विरंजक चूर्ण को। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO Cl क्या हो जाएगा? देखिए क्या बोलता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का होता है तो CaOCl। इसको हम ऐसे भी कभी कभी देख सकते हैं कि किसको पढ़ा जाता है क्या? CaOCl2, इसका भी ऐसे भी पढ़ा जाता है तो CaOCl भी कभी कभी इसको लिखा जाता है, या CaOCl2 भी लिखा जाता है। किसको? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा ये। किसको बोला जाता है? तो विरंजक चूर्ण को बोला जाता है। हाँस गैस की बात कर देते हैं तो हाँस गैस कौन सा होता है? N2, नाइट्रस ऑक्साइड जो हो जाएगा आपका हाँस गैस हो जाएगा। बारूद तो हो जाएगा, विस्फोटक वाली चीज़ है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन काट दीजिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटाखों का जलना उदाहरण होता है। तो देखिए पटाखा को जलना क्या कहला जाएगा? दहन कहला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पटाखा जब जलेगा तब विस्फोट करता है, तो ढेर सारा जो है बारूद वगैरह उसमें भरा रहता है, तो एनर्जी जो है रिड्यूस हो जाता है। किससे? तो दहन इसका आंसर हो जाएगा। 50 का आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह से 50 नंबर क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो है एडिटोरियल बुक से है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पर रेलवे टेक्नीशियन के लिए। तो इसमें हर तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, आपको बेनिफिट ही वहाँ मिलने वाला है। थैंक यू।